प्यार मोहब्बत एक ऐसा चीज है ना जो सबको अंधा बना सकता है, और इसके चलते प्रॉपर्टी कोई और इंसान के पास अगर चला जाता है कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं होने वाला है। तो इसको ही देखते हुए नॉमिनी का ये जो प्रोसेस है ना, सारा का सारा चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नॉमिनी का लीगल पोजीशन क्या है इसको लेकर के मन में बहुत दुविधा होता है। इसको ही दूर करना चाहते हैं। सिर्फ नॉमिनी वाला फॉर्म में किसी का नाम दिया गया है, इसके चलते कोई इंसान फ्लैट का मालिक बन सकता है? वसीयत में जिनका नाम दिया गया है, क्या नॉमिनी उन लोगों को ओवरटेक करके नॉमिनी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है? या फिर ऐसा एक म्यूचुअल फंड है जहां पर नॉमिनी पर 4 बेटों में से एक बेटा का नाम दे के रखा गया है, तो बाकी 3 बेटों को क्या प्रॉपर्टी मिलेगा? जानेंगे इस वीडियो में। हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहां पर सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं ताकि आम जनता को जागरूक बनाया जा सके। एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो नॉमिनी कानूनी स्टैंडिंग बहुत क्लियर है। नॉमिनी के पास कोई भी अधिकार नहीं होता है एक कस्टोडियन होने के अलावा, यानी कि प्रॉपर्टी, मनी कुछ भी होता है उसको कलेक्ट करने के अलावा। नॉमिनी को इस तरीके से बनाया गया था बहुत पहले कि जो इंसान का पॉलिसी है, प्रॉपर्टी है, उनके डेथ हो जाने के बाद जब तक लीगल एयर्स सामने नहीं आ जाते तब तक वो होल्ड करके रखेंगे प्रॉपर्टी को, पैसा को, और बाद में चल करके नॉमिनी हैंड ओवर कर देंगे लीगल एयर्स को। तो कानूनी पोजीशन बहुत सेटल्ड है। अभी केस अराइज हुआ था एक म्यूचुअल फंड को लेकर के, जहां पर एक बेटा के नाम पर सारा का सारा धनराशि दे दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ वो नॉमिनी होने के कारण, और बाकी जो सारा का सारा बेटा बेटी लोग थे उनको कुछ भी नहीं मिला था। क्योंकि कानून के हिसाब से कोर्ट में ये मजबूत दावा रखा गया था कि नॉमिनी होने के नाते इनको ही सब कुछ मिलना चाहिए। ऐसा क्या हो सकता है? तो केस का नाम है शक्ति यजदानी वर्सेस जयानंद जयंत सलगांवकर एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2023 एक लेटेस्ट जजमेंट है जहां पर डिटेल में कहा गया है कानूनी रूप से नॉमिनी का पोजीशन सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव नेचर का है, कस्टोडियन नेचर का है। नॉमिनी का नाम प्रॉपर्टी में है, दैट डजंट मीन नॉमिनी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएंगे, ठीक है ना? तो किस तरीके से, आइए चलिए देख लेते हैं। केस सबसे पहले यहाँ पर हाई कोर्ट में पहुंचा था। फैक्ट्स ऑफ द केस में कुछ यूं बताया गया था, मिस्टर जयंत शिवम सलगांवकर एक वसीयत बनाए थे, विल बनाए थे। विल में वो ये कहकर गए थे दैट म्यूचुअल फंड्स में कुछ इन्वेस्टमेंट है, इसको मैं अपने उत्तराधिकारी को देना चाहता हूं। कुल मिला के टोटल 9 एपिलेंट्स रेस्पोंडेंट्स थे, टेस्टेटर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जयंत शिवम सलगांवकर टेस्टेटर थे, यानी कि वसीयतकर्ता। जो इन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए थे वहां पर रेस्पोंडेंट नंबर 9 को एक नॉमिनी बना करके गए थे, और इसके बाद 2013 में जयंत शिवम सलगांवकर का डेथ हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, रेस्पोंडेंट नंबर 1 एक केस फाइल करते हैं जहां पर डिक्लेरेशन करने के लिए बोलते हैं इंटायर प्रॉपर्टी जो है उसको कोर्ट के सुपरविजन के अंडर एडमिनिस्टर करने के लिए बोलते हैं, और इसी के साथ सबके सब लीगल एयर्स को, उत्तराधिकारियों को रोकने के लिए परमानेंट इंजंक्शन जारी करने के लिए बोलते हैं। मतलब यहाँ पर नॉमिनी वर्सेस लीगल एयर ये जंग छिड़ जाता है। अभी नॉमिनी कोर्ट में जाकर के ये बोले यहाँ पर म्यूचुअल फंड में मुझे सिर्फ और सिर्फ नॉमिनी बना करके गए हैं पापा। सेक्शन 109 कैपिटल ए एंड सेक्शन 109 कैपिटल बी ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो सारा का सारा पैसा मुझे ही मिलना चाहिए। इसी के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट का एक केस है जिसको हवाला दिया गया सपोर्ट में लेकर के, जहां पर कहा गया लीगल एयर्स को ही पैसा मिलना चाहिए, नॉमिनी को नहीं। यहीं पर ऑनरेबल हाई कोर्ट दोनों पक्ष के आर्ग्यूमेंट को सुन करके अपने डिसीजन पर बोले जो कानून के बारे में आप यहाँ पर बोल रहे हो ना, वो कानून का कोई हक ही नहीं बनता है। ये नॉमिनी रिलेटेड प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा, किसके पास नहीं जाएगा, इसको लेकर के डील नहीं करता। प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा इसको लेकर के सिर्फ और सिर्फ सक्सेशन एक्ट ही डिसाइड कर सकता है। और डिवीजन बेंच अपने डिसीजन पर क्लियर कर दिए जो लोग नॉमिनी है, कोई सिक्योरिटी या फिर कोई भी शेयर होल्ड कर रहे हैं, वो लोग बेनिफिशियल ओनरशिप का हकदार नहीं बनते हैं। और यहीं पर केस सीधा पहुंच जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट डिटेल में मैटर को देखे, वहां पर तर्क भी रखा गया भारत का ये जो पर्टिकुलर कानून है ना, ये 3rd मोड ऑफ सक्सेशन खोल देता है, स्टैट्यूटरी सक्सेशन। और इसको देखते हुए
सारा का सारा प्रॉपर्टी नॉमिनी को मिलना चाहिए। वसीयत में जो लिखा गया है इसी के साथ ही साथ वसीयत करके जो नहीं गए हैं इन दोनों को ही ओवरराइड कर देता है। ओवरराइड यानी कि अवहेलना, यानी कि ध्यान से समझिएगा, लीगल एयर्स जो है ना इनके ऊपर चला जाता है नॉमिनी, तो नॉमिनी को ऊपर प्रायोरिटी दिया जाता है। ये सारा का सारा कानून और बाईलॉज के हिसाब से एक स्टैट्यूटरी टेस्टामेंट ओपन हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देते। अभी सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट में क्लियर करके बोले दैट कोई भी एक्ट इंक्लूडिंग कंपनीज एक्ट सक्सेशन लॉ को लेकर के डील नहीं करता है। कोई भी विल के अंदर नॉमिनी सुपरसीड नहीं कर सकता है विल के बेनिफिशियरीज को। डिसाइड तो करेगा इंडिया का सक्सेशन लॉज ही। कोर्ट बोले इट इज द लीगल एयर जिनको हक मिलेगा। कंपनीज एक्ट जस्ट अ पेडी मटेरिया। एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है। जहां पर वसीयत बनाया गया है इट इज द एग्जीक्यूटर और द एडमिनिस्ट्रेटर अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 वो डिसाइड करेंगे, और जहां पर कोई भी वसीयत नहीं है, विल नहीं है, इट इज द सक्सेशन लॉ, सक्सेशन लाइन को डिसाइड करेंगे। देखिए अभी आपके मन में एक सवाल आ सकता है अरे एग्जीक्यूटर कौन है? वसीयत करता है, जब वसीयत लिखते हैं ना तब उनके मन में कुछ शंका आशंका आ सकता है कि मेरे चले जाने के बाद कौन मेरा प्रॉपर्टी को मेरे बच्चों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके देगा, ताकि बच्चे आपस में ना लड़ मरे। तो इसको देखते हुए एक ऐसा पर्सन न्यूट्रल व्यक्ति को डिटरमाइन करते हैं प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उनको ही एग्जीक्यूटर कहा जाता है। अब जहां पर वसीयत नहीं है, विल बना करके नहीं जा रहे हैं, तो सक्सेशन लॉज डिसाइड करेगा सक्सेशन लाइन को देखते हुए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। और ये देखते हुए सुप्रीम कोर्ट पिटीशन को डिसमिस कर देते हैं और हाई कोर्ट जो कहे थे उसको समर्थन कर देते हैं। नाउ अभी आपको मैं 3 पॉइंट्स बताऊंगी, ये बिल्कुल दिमाग में एकदम घुसा लीजिए। इसको ही फॉलो करके देश का सारा नॉमिनेशन प्रोसेस काम करता है। इसके चलते कोई इंसान फ्लैट का मालिक बन सकता है। नॉमिनी को सिर्फ और सिर्फ रखा जाता है जब तक राइटफुल लीगल ओनर सामने नहीं आ जाता है, तब तक प्रॉपर्टी या फिर धनराशि को होल्ड करने के लिए। नंबर 1 राइटफुल लीगल ओनर। जहां पर कोई विल बनाया गया है इसी के साथ ही साथ नॉमिनेशन फॉर्म भी फिल करके सबमिट किया गया है, यानी कि नॉमिनी भी है। इस तरीके के केसेस पर विल के अंदर प्रॉपर्टी जिनके नाम पर बिक्वेथ में दिया गया है, बिक्वेथ, उनको मिल जाएगा। ठीक है। नंबर 2 यहीं पर विल का प्रोबेट कराना क्या जरूरी है? अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट विल का प्रोबेट करना मैंडेटरी होता है। अगर कोई विल या फिर कोडिसील कोलकाता, चेन्नई या फिर मुंबई में एग्जीक्यूट किया जाता है जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी स्थित है, या फिर विल को कोई और जगह में एग्जीक्यूट किया गया है, तो प्रोबेट करना नेसेसरी है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।